हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया, दैट इज़ पुर्तगीज। एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो free of cost, available on the YouTube channel, because collected the material from the different sources and which is free of cost available also in the other YouTube channel. तो मेरा एक इंटेंशन है किस तरह से सिंप्लीफाइड वे में इसको प्रेजेंट करना है यहाँ पे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये एक डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया है। किस तरह से पुर्तगीज़ सबसे पहले हिंदुस्तान में आए, और आप जानते हो बहुत से रीज़न ऐसे थे पुर्तगीज़ के, या वी कैन से द यूरोपियंस, जो इंडिया में आने चाहते थे। काफ़ी ऐसे रीज़न थे, उसकी बैकग्राउंड भी पढ़ेंगे। क्या रीज़न बना कि यूरोपियन जो हमारा जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जैसे पुर्तगीज़ आए, डच आए, फ्रेंच, इंग्लिश एंड डेन्स, क्या उनको ज़रूरत पड़ी इनिशियली कि वो इंडिया को खोजने निकले, और इंडिया को खोजने निकले बाय सी रूट। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो होप यू विल एंजॉय दिस सीरीज and definitely get benefit from it. So let's talk about this. Now this is the European settlement in India, that is from 1498 to 1739. In this map you will see that there are a lot of settlements along the coast like Cochin, Calcutta, Mahi, Kannauр, Goa, Mumbai, Daman, Surat, Diu, and also in the eastern side of India, that is Moshalipatnam, Polikat, Puducherry, Nagapatnam, etc. So these are the settlements. This map, ये जो मैप में यहाँ पे लिखा हुआ है लीजेंड्स के बारे में, आपको यहाँ बताएगा। ये सिंबल्स हैं यहाँ पे, जैसे डॉट किसकी सेटलमेंट रही थी यूरोपियन सेटलमेंट में, पुर्तगीज़ का क्या है, इंग्लिश सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ है, फ्रेंच कहाँ है, डच कहाँ है और डेनिश कहाँ है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम इनको कवर करेंगे यू विल सी ईच एंड एवरीथिंग हियर। तो ये थी हमारी छोटा सा मैप जिसमें आपने यहाँ पे देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड द स्लाइड इज अबाउट this. These are the major European powers that came into India, and that were Portuguese. First of all, first come Portuguese, then Dutch, then English, then Danes and French. तो ये ऑर्डर भी याद रखना है आपने, PDEDF। ठीक है, ये एक्रोनॉमी आप याद रखोगे। पुर्तगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच। जो पुर्तगीज़ आए वो कब आए? वो 1498 में सबसे पहले वास्को डे गामा जो था उसने पहला शिप अपना जो है वो हिंदुस्तान में रहा, जिसको लेड कर रहा था अब्दुल माजिद लेड कर रहे थे। और कलिकत में इसको रिसीव किया था जैमोरिन, उस टाइम के जो राजा थे उसने। तो ये कहानी थी इसकी कि पुर्तगीज़ का एक ऑर्डर हमने देखा कि किस ऑर्डर में ये वो लोग यहाँ पे आए थे और कैसे कैसे उन्होंने सेटलमेंट किए
वो चीज़ भी अभी आप देखोगे। तो हम करते हैं मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड में, और यू विल सी द पुर्तगीज़ में यहाँ जो पुर्तगीज़ किंग थे यहाँ पे, तो पुर्तगीज़ किंग नेविगेशन में उन्होंने काफ़ी रिसर्च की हुई थी, काफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूशन थे इनके पास। इनका पर्पस क्या था? टू नेविगेट द अफ्रीकन कोस्ट लाइन। एंड द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द पुर्तगाल बिफोर वास्को डी गामा, वो आए थे बर्थोलुम डियाज इन 1488 में, became the first known European to reach Indian Ocean from Atlantic. The Portuguese later named it as Cape of Good Hope. अब देखोगे अफ्रीका का जो कंटिनेंट अफ्रीका है उसके इस पॉइंट को केप ऑफ गुड होप कहा गया है। इस पॉइंट को जाना जाता है केप ऑफ गुड होप। यहाँ पे आपको फिर यहाँ से आके वो मडागास्कर है, यहाँ पे मडागास्कर से होते हुए वो इंडियन कोस्ट की तरफ आई थी लेटर ऑन। बट जो ये डाइस था ये यहीं से वापस हो चुका था 1488 में। तो ये चीज़ इस तरह से सिनेरियो आपने याद रखने की ज़रूरत है। तो फैक्ट किस तरह से याद रखना, इसमें हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है अगर क्या कि केप ऑफ गुड होप तक वास्को डी गामा से पहले एक पर्सन आए थे, उसका नाम क्या है। क्लियर? अब देखते हैं जो केप ऑफ गुड होप तक आए, ये रूट आपका दिखेगा यहाँ पे। दिस इज द केप ऑफ गुड होप विच ऑलरेडी टोल्ड आई टोल्ड यू दैट कि यहाँ यूरोप से शुरुआत किया इन्होंने। यूरोप से होते हुए यहाँ से लिस्बॉन ये रूट लिया, तो यहाँ से आते आते केप ऑफ गुड होप तक जो डाइस थे वो यहाँ से 1488 में वापस गए। लेटर ऑन ये जो रूट दिखाया गया है, दिस वाज वास्को डे गामा फर्स्ट वैगेज। तो वास्को डे गामा सबसे पहले आए, और मैंने आपको पहले बताया, याद रखना है वास्को डे गामा जो आए थे वो 1498 में आए थे। स्पेन और पुर्तगाल के बीच में एक ट्रेटी साइन हुई थी जिसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्राइंग कर दी गई। जो वेस्ट साइड जो है वो पुर्तगाल को दे दिया गया, और जो ईस्ट साइड पुर्तगाल को दे दिया गया, और वेस्ट साइड वाला जो है वो स्पेन ने कहा। जो भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड था उसको इन्होंने कन्कर करना था। क्रिश्चियनिटी का काफ़ी दौर था, जो क्रिश्चियनिटी वहाँ उस दौरान फैल रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो ये में भी काफ़ी कुछ हद तक आपको फ़ायदा देगा कि केप ऑफ गुड होप है, अटलांटिक ओशन है, और किस रीजन से। ये मैंने मडागास्कर आइलैंड के बारे में आपको बोला था, तो ये चीज़ है। अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारी में ये चीज़ ये दिखाएगा यहाँ पे कि क्या चीज़ है। तो वास्को डी गामा जो रीच हुए यहाँ पे कब हुए थे, दैट इज़ ऑन 17 मई 1498 में। मैंने आपको ऑलरेडी बोला यहाँ पे किंग जैमरॉन था। किंग जैमरॉन जो लोकल हिंदू रूलर था वहाँ पे, इसके शिप को जो लीड कर रहे थे अब्दुल माजिद कर रहे थे लीड, ठीक है। इन्होंने इसको रिसीव किया। बेसिकली ये जो पुर्तगीज़ में जो उस टाइम जो वास्को डी गामा एज अ ट्रेडर आए थे और कार्गो लेके एंड द कार्गो विच ही बॉट फ्रॉम इंडिया, यहाँ से कार्गो ले गए, उसको तकरीबन 60 टाइम्स जो है प्रॉफिट पे उसने बेचा वहाँ पे, जिसकी वजह से इनकी लालच जो बढ़ गई, और उसके बाद सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किया एक सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। The Vasco da Gama was the first person who discovered firstly the sea route from Europe to India. That would permit the trade with the Far East without the use of costly, unsafe Silk Road कारवा of the Middle East of Central Asia. जो मिडिल ईस्ट सेंट्रल है, जिसको हम सिल्क रूट के नाम से जानते हो, आप जानते हो ये वाला पहले सिल्क रूट था यहाँ पे। तो यहाँ पे बीच में टर्क्स थे जो ऑटमन एम्पायर को जिन्होंने अपने कब्ज़े में रखा हुआ था, और टर्क्स इनसे जैसे आते जाते लैंड रूट के ज़रिए टैक्स लिया करते थे, तो जिसकी वजह से
इनका यहाँ से ट्रेड जो है वो काफ़ी महंगा पड़ रहा था, इसलिए मजबूरन तंग आके इन्होंने एक अलग सा रूट ढूंढने की कोशिश की। तो ये था इनके सिल्क रूट के बारे में। और हमने अभी इस स्लाइड में क्या देखा कि वास्को डे गामा वाज द फर्स्ट पर्सन हु came India from Europe, and Vasco da Gama belongs to Portugal, that's mean Portuguese. And the Vasco da Gama was received by a King Zambaron here, who was a local Hindu ruler at this moment. वास्को डे गामा एक कार्गो लेके वापस गए और तकरीबन 60 टाइम कॉस्ट के वे पे उन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट पे बेचा, जिसकी वजह से और फर्स्ट इसकी एक अचीवमेंट ये रही कि सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया इसने डिस्कवर कर दिया। चलिए अब हमारी जो अगली स्लाइड है अगर उसमें देखेंगे तो इसमें ये है कि पुर्तगीज़ ने यहाँ पे आने के लिए मतलब क्यों इतना हुए कि इतना दूर इतना एक लंबा रूट ढूंढने की ज़रूरत उनको पड़ी। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ईस्टर्न स्पाइसेस जो थे वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूरोपियन ट्रेडर्स। क्यों? एज विदाउट रेफ्रिजरेशन फूड स्पॉइल्ड इजली, ठीक है, and the spices were important for masking the flavor of the rancid and spoiled meat. तो उस दौरान उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि स्टोरेज जैसे आज हमारे पास रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह होते हैं, फ्रिज वगैरह जो होता है, जो हम अपना फूड जो है कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं, जिसकी वजह से ख़राब होने से वो बचता है। तो मीट वगैरह को मास्किंग करने के लिए वहाँ पे स्पाइसेस वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ी। और the factories are called factories and it also served as base for the naval fleet called the armaments. तो पुर्तगीज़ में जैसे इनकी जो अपना इन फैक्ट्रीज़ का नाम फैक्टरीज रखा था उस टाइम, और नेवल बेस फ्लीट जो शिप्स वगैरह आते थे वहाँ पे, जो फ्लीट जहाज़ों का एक झुंड रुकता था, तो उसको उन्होंने आर्मर्ड्स कहते थे वो। नेक्स्ट हमारा ये है, ये कुछ मैंने सेटलमेंट्स जो पहले ही मैप में आपको दिखाए, जैसे किंग ज़ैमोरिन आया कालीकत में, तो ये कालीकत रीजन है यहाँ पे। ये वास्को डे गामा आया तो कालीकत रीजन है जहाँ पे किंग ज़ैमोरिन ने इसको रिसीव किया था, लोकल हिंदू रूलर। इस मैप में मैंने देखा है कभी डेट्स का फ्लक्चुएशन है, तो ये देखना, इनको रेक्टिफाई करने के लिए जस्ट एक फॉर आइडेंटिफिकेशन है कि किस यूरोपियन कंपनी का कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सेटलमेंट थी। इसके बाद हम देखते हैं अगर तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बिकेम द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसराय इन 1505। ही इनिशिएटेड द बिल्यू वाटर पॉलिसी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें पूछा जाता है बिल्यू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट की है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय, विच एम टू पुर्तगीज मास्टरी ओवर द सी। तो ये चाहता था कि पुर्तगाल का जो है वो मास्टरी सी पे हो। तो बिल्यू वाटर पॉलिसी इज रिलेटेड टू फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, हु बिकेम द फर्स्ट वाइसराय इन इंडिया। किसका वायसराय? पुर्तगीज वायसराय बना था हिंदुस्तान में 1505 में। हिज क्रेडिट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट अंजीवदा ऑन द अंजीवदावा आइलैंड लाइंग एट द बॉर्डर ऑफ मुस्लिम बिजपुर एंड हिंदू विजयनगर स्टेट। तो पुर्तगीज के साथ एक बैटल ऑफ दियो, पुर्तगीज ने बैटल ऑफ दियो लड़ी कब? 1509 में। तो पहले गवर्नर हमने देखे कौन थे पहले गवर्नर, तो पहले गवर्नर वहाँ के थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद आए अल्फांसो डी अल्बुकर्की। अल्फांसो डी अल्बुकर्की वाज द ग्रेटेस्ट वाइसराय ऑफ द पुर्तगीज एंड सेकंड वाइसराय था पुर्तगीज का। एक्चुअली वाई अल्फांसो डी अल्बुकर्की इज नोन एज द ग्रेटेस्ट वाइसराय, क्योंकि इसने काफ़ी ट्रेडिंग सेंटर्स जो हैं वो एक्सपैंड किए थे, कालीकत
और इसने विच टिल हिज रिगेम वाज कंटिन्यू टू कालीकट इन कोचन में। ही कंक्योर्ड गोवा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बिजपुर इन 1510। तो याद रखना, सुल्तान ऑफ बिजपुर से उसने गोवा को कंक्योर्ड किया था, गोवा पे कब्जा जमाया था अपना 1510 में। इसी तरह से वो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर भी था। कौन? अल्फांसो दी अल्बुकर्क, and brought natives into the administration of these areas and also encouraged the propagation of Christianity to the intermarriage। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही जो पुर्तगाल के लोग थे उनको एंकरेज किया था कि इंडियंस के साथ शादी करने के लिए, इंटर मैरिजेस, और वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसे सोशल इवेंट्स भी थे जिनको उन्होंने ख़त्म किया, दैट इज जैसे एबॉलिशन ऑफ सती इन द रीजन अंडर हिज कंट्रोल। तो इसके खिलाफ भी इसने काफ़ी आवाज़ उठाई। उसके बाद हम देखते हैं, तो पहला हमने देखा अभी तक अगर देखोगे, थोड़ा समराइज करोगे, तो आपका पहला जो आया था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, और दूसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फ्रांसिस डी अल्मीडा जो था, इसने बिलियो वाटर पॉलिसी इसके साथ रिलेटेड है। बैटल ऑफ दियो 1509 में लड़ी गई, और 1509 से लेके 1509 टू 1515 तक जो है वो कौन रहे फिर? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था, एबॉलिशन ऑफ सती किया, गोवा को इसने कैप्चर किया। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। क्लियर? तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम मेरा क्या है कि ये फिर सेटलमेंट दिखा रहा है, जैसे देन द थर्ड वायसराय जो आया, दैट इज नोनो दे कन्हा, पुर्तगीज वायसराय। ही ट्रांसफर द गवर्नमेंट हेड ऑफिस कोचिन टू गोवा, दस मेकिंग द गोवा ऑफिशियल कैपिटल ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। तो गोवा को पहले इनकी जो कैपिटल थी दैट इज इन, कहाँ पे थी? कोचिन में। लेकिन लेटर ऑन नोनो दी कन्हा ने 1529 से 38 के बीच आया, तो इसने इस कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया कोचिन टू गोवा। द वायसराय आफ्टर हिम वर नॉट एफिशिएंट एंड दस द रिजल्ट वाज पुर्तगीज बिकेम टू डिक्लाइन इन इंडिया। तो काफ़ी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था उनका। जो स्टार्ट के तीन हमने देखे इनके वायसराय, जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आई, और उसके अल्बुकर्क, और उसके बाद नोनो दी कन्हा। ये जो वायसराय है, इनको समराइज अगर करोगे अभी तक आप देखोगे तो बार बार पढ़ने से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसने बिलियो वाटर पॉलिसी को किया, बैटल ऑफ दियो लड़ी, ठीक है ना। उसके बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने क्या किया? उसने ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर था, गोवा को कैप्चर किया, ठीक है, और उसने क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए इंटर मैरिज जो है वो एंकरेज किया लोगों को। और अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा को कैप्चर किया था वो सुल्तान ऑफ बिजपुर से। उसके बाद नोनो दी कन्हा ने क्या किया? ट्रांसफ़र किया कैपिटल, कहाँ से? कोचिन से गोवा। उसके बाद उनकी ऑफिशियल कैपिटल पुर्तगीज़ की वहीं। लेटर ऑन इसके बाद इनके जो वायसराय थे वो इतने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, जिसकी वजह से पुर्तगीज़ का जो है वो डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा रीज़न ये भी है, और भी यूरोपियन पावर्स जो है वो इंडिया में आ जाती हैं, तो इनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो अभी देखते हैं ये, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी वर द पार्ट ऑफ पुर्तगीज कलाउ। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना है पुर्तगीज कॉलोनी का कौन कौन सा
जो है वो टेरिटरीज है पार्ट ऑफ पुर्तगीज कॉलोनी। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालोगे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, तो इसका ऑप्शन आपने मैंने आंसर भी यहाँ पे है इसमें, तो 2 आ गया इसका ऑप्शन। उसके बाद हम चेक करते हैं नेक्स्ट नेवल पावर जो आती है, एक मैप की तरफ जाएंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे किस तरह से ये है। एक्चुअली जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है, तो स्पेन और पुर्तगाल, ये स्पेन है और पुर्तगाल। मैंने आपको बोला इसके बीच एक ट्रेटी साइन हुई थी जिसके बेस पे उन्होंने रेस्ट ऑफ क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। चलिए अब हमारे पास है जो नेक्स्ट वाला है, दैट इज़ पुर्तगीज़ के बारे में और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। 1968 में मैंने जो आपको ट्रेटी के बारे में बोला, यहाँ पे पुर्तगीज वर एट वार विद स्पेन and need the support from the England, which lead to marriage of Princess Catherine of Portugal to the Charles II of England। हम जो पढ़ते हैं कि पुर्तगीज ने डोवरी में मुंबई को दिया था, किसको? 1661 में। वो वजह ये थी कि पुर्तगाल और स्पेन के आपस के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए, जिसकी वजह से पुर्तगीज़ चाहते थे कि हमें स्पेन के साथ जो हमारी जंग स्टार्ट हो रही है, इसके लिए हमें इंग्लैंड की सपोर्ट चाहिए। इसलिए यहाँ की जो प्रिंसेस थी इनकी शादी चार्ल्स सेकंड के साथ हो जाती है और डाउरी में वो मुंबई दे देते हैं। वाइल द पुर्तगीज मैनेज टू रिटेन ऑल द मेनलैंड टेरिटरी ऑफ नॉर्थ ऑफ बांद्रा अप टू थाना एंड बेसन, बिगिनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इंग्लिश प्रेजेंस इन इंडिया एज वेल। तो इससे ये पता चलता है कि अंग्रेज़ों का इंडिया में जो प्रेजेंस है एक शुरुआत हो जाती है, और पुर्तगीज़ फाइनली इंडिया को मिड 17th सेंचुरी एडी में लेफ्ट कर देते हैं। बट 3 ऑफ देयर सेटलमेंट जो लेटर ऑन अभी भी 1960 तक हिंदुस्तान में इनकी सेटलमेंट्स थे, जैसे गोवा, दमन एंड दियो, दादरा एंड नागर हवेली, इट रिमेन इन देयर हैंड्स टिल 1950 एंड अर्ली 1960 तक इनके पास रहती है। तो इस स्लाइड में हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी गाइस, वो ये चीज़ है कि 1661 में जब स्पेन और पुर्तगाल की आपस की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, तो पुर्तगीज़ चाहते थे कि हमें सपोर्ट मिले। किससे सपोर्ट मिले? इंग्लैंड से। इसलिए इनकी जो प्रिंसेस है कैथरीन ऑफ पुर्तगाल, इसकी प्रिंसेस की शादी चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड से हो जाती है, और इसके बदले में वो क्या करते हैं, डॉवरी के तौर पर मुंबई को दे देते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों का बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है इंग्लिश की, और उनकी प्रेजेंस, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का एक सिंबल जो जाता है इंडिया में। और आखिरकार पुर्तगीज़ ने मिड 17th सेंचुरी में सारी यहाँ सेटलमेंट छोड़ दी, बाकी 3 को छोड़ के, जैसे गोवा, दमन, दियो, दादर एंड नगर हवेली रिमेन इन देयर हैंड्स टिल 1950 एंड 60 के बीच में रहती है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। अभी पुर्तगाल के बारे में हमने पढ़ा कि पुर्तगीज़ का किस तरह से यहाँ पे शुरू आया, किस तरह से उनका अरूज और इनका डिक्लाइन होता है यहाँ पे। उसके बाद पुर्तगीज़ की जो है और भी चीज़ें कुछ थी यहाँ पे, ठीक है ना। वो चीज़ें ये थी कि कास्ट सिस्टम एक किस्म का सी पास है। तो यहाँ पे सी पास इंट्रोड्यूस्ड बाय द पुर्तगीज़ ईस्ट इंडियन कंपनी इन द इंडियन ओशन रीजन starting from early 16th century. In the 15th century, both of Arab and Persian were dominant in Indian Ocean region. However, in the 16th century, due to their strong naval power, किसके पास strong naval power थी? पुर्तगीज़ के पास। Supersede the Muslim dominance, introduce the cart system। तो सी पास बनाते, कोई भी जहाज समंदर से गुजरता था अगर, तो उनको उसका देना पड़ता था, उनका पास बनाना पड़ता था, फिर जाके। First time it was issued in 1502. As a result, Indian and
मतलब जो हमारे पर्शियन थे, परसो अरब मर्चेंट सफर्ड एंड इवेंचुअली मैरिटाइम ट्रेड डिक्लाइन। इनका किनका मैरिटाइम ट्रेड डिक्लाइन होता है? अरब एंड पर्शियन का। तो कास्ट सिस्टम्स भी रिलेटेड है इन्हीं के साथ। अब देखो 1502 में है, तो आप देखो 1502 में अल्फांसो डे अल्बुकर्की जो है 1509 में आए, लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वो 15 1505 ऑनवर्ड जो है वो वाइसराय बना। तो उसके कार्यकाल में ये चीज़ हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि काज एंड फेलियर ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया। एक तो लैक ऑफ गुड लीडरशिप नहीं थी इनके पास, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी उन्हें, नेग्लेक्ट द होम गवर्नमेंट, द सैलरीज ऑफ ऑफिशियल वर लो एंड दस इंडल्ज इन द करप्शन एंड माल प्रैक्टिसेस। जो पुर्तगीज़ के नुमाइंदे अपॉइंट किए गए थे इंडिया में, उनकी सैलरीज जो थी वो काफ़ी कम थी। नेग्लेक्टेड बाय होम गवर्नमेंट, मतलब पुर्तगाल की जो गवर्नमेंट जो थी उसने इनको नेग्लेक्ट करके रखा था, कम सैलरी थी, जिसकी वजह से इन ऑफिसर्स को करप्शन और माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होना पड़ा। और दूसरी वजह ये रही कि 1580 में पुर्तगाल वाज मर्ज्ड विद स्पेन विच नेग्लेक्ट द पुर्तगीज इंटरेस्ट इन द इंडिया एंड मोर ओवर दे डिस्कवर द ब्राज़ील। दूसरा एक पॉइंट ये रहा कि ब्राज़ील जो डिस्कवर कर लिया था, तो उन्होंने फोकस किया, डाइवर्टेड देयर अटेंशन फ्रॉम इंडिया टू ब्राज़ील। तो ये एक भी कारण हो सकता है मतलब कारण था पुर्तगीज़ का कि उनका किस तरह से डिक्लाइन होता है इंडिया से। तो ये थी फर्स्ट यूरोपियन कंपनी मतलब हमने पुर्तगीज़ के बारे में पढ़ा। तो ये फेलियर्स थे, और भी फेलियर्स थे, जैसे आपने देखा जब अल्फांसो दी अल्बुकर्की आए थे, उसने इंटरमैरिज जो है वो एंकरेज किया हुआ था और क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से रिलीजियस पॉलिसी एंड देयर फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ नेटिव इंडियंस का कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में हुआ। तो दूसरी वजह है डच और इंग्लिश का मैरिटाइम पावर भी है एक वजह। तो दीज वर द रीजन्स दैट द पुर्तगीज फेलियर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। तो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन, जो फर्स्ट यूरोपियन मीन्स पुर्तगीज़ आए थे, किस तरह से हिंदुस्तान में आए, कौन कौन आया, इनके इम्पॉर्टेंट 3 वाइसराय थे, दैट इज़ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसके बाद है अल्फांसो डी अल्बुकर्की एंड नोना दी कन्हा। तो उनकी कुछ इम्पोर्टेंट कार्यकाल में हुआ, जैसे बैटल ऑफ दियो हुआ, उन्होंने सी में कार्ड सिस्टम रखा पुर्तगीज़ ने, ब्लू नेवी वाटर पॉलिसी था, एबॉलिशन ऑफ सती करवाया उन्होंने, बैटल ऑफ ड्यू लड़ी गई, बम्बई को एज ए डोरी दिया गया जब प्रिंसेस कैथराइन की शादी जो चार्ल्स सेकंड के साथ हो जाती है। वजह ये थी कि पुर्तगाल और स्पेन के बीच में लड़ाई चल रही थी और पुर्तगीज़ चाहते थे इंग्लैंड की सपोर्ट, ठीक है। तो वहीं से इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है और आखिरकार मिड 17th सेंचुरी में इन्होंने यहाँ की जो जितनी भी टेरिटरीज थी उनको लेफ्ट किया, एक्सेप्ट 2-3 इनके पास रही, जैसे गोवा रहा, दमन एंड दियो रहा, ददर एंड नगर हवेली। 1950 और 60 के अर्ली 60 तक उनका कब्जा इन जगहों पर रहा था। तो फेलियर्स भी हमने देखे, इनका माल प्रैक्टिसेस, करप्शन जो फेलियर इनका था। उसके बाद इनका इंटरेस्ट जो है ब्राज़ील को डिस्कवर करने के बाद इनका अटेंशन डाइवर्ट हो गई और फोर्सफुल रिलीजियस पॉलिसीज़ जो थी इनकी वो भी काफ़ी मतलब कह सकते हैं हम स्ट्रिक्ट थी, जिसमें कन्वर्जन ऑफ नेटिव्स इनटू क्रिश्चियनिटी करते थे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द पुर्तगीज। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।